ओके डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम इकोनॉमिक्स को आगे। पिछली क्लास में हमें अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र देखा था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था देखा था। आज थोड़ा सा और देखते हैं उसको। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। अर्थशास्त्र क्या करता है? थ्योरी देता है अलग अलग, जैसे कृषि से रिलेटेड थ्योरी देता है, किसी अलग अलग विचार देता है पैसे को चलाने के लिए, पैसे की व्यवस्था के लिए। ये क्या कहता है? थ्योरी देता है अलग अलग। ठीक है, विभिन्न विचारक इसमें क्या करते हैं? थ्योरी देते हैं। और ये क्या अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इन थ्योरियों को उठाया जाता है, किसी भी जो भी थ्योरी इनमें से अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, स्थिति के साथ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी अच्छी लगी उस थ्योरी को व्यवहारिक रूप में लागू करना किसी सीमा के अंदर। मान लो कोई सीमा है या समाज है, सोसाइटी है, किसी देश की सीमा, कोई देश है या कोई समाज है, कोई भी सोसाइटी है, कोई बाउंड्री, कोई निश्चित एरिया है, उस एरिया के अंदर उस थ्योरी क्या करना? व्यवहारिक रूप में या प्रैक्टिकली लागू कराना। ठीक है, एक प्रकार से क्या हुआ? अर्थ की व्यवस्था की जाती है इसमें। अर्थ की व्यवस्था, अर्थ मतलब धन हो गया, मतलब धन, पैसा, जो कुछ मर्जी मान लो, क्योंकि धन के अंदर एक अल्लाह पैसा ही नहीं आता, उसके अंदर सोना भी आता है और भी ऐसी वस्तुएं आती है, सेवाएं भी आती है धन के अंदर। ठीक है, बहुत सी चीजें आती है धन के अंदर, हम सारे दिवस देखेंगे अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ की व्यवस्था करना कहाँ पे? एक समाज या सोसाइटी या जो भी एक सीमा के अंदर। ठीक है, और समझ में आ गया? अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र तो थ्योरी देना पैसे पे, और उस थ्योरी को व्यवहारिक रूप में लागू करना या लगाना समाज या बाउंड्री के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं सेवा एंड वस्तु। इसको बोलते हैं गुड्स, इसको बोलते हैं सेवा, एक को बोलते हैं सर्विस। गुड्स में क्या होता है? वस्तु दिखती भी है, मतलब दृश्य भी होती है, वस्तु दृश्य होती है प्लस उसका मूल्य होता है। सेवा के अंदर क्या होता है? अदृश्य होती है, सेवा कभी दिखती नहीं है। कौन से टाइप की सेवा है? ठीक है, जैसे डॉक्टर की सेवा होगी, डॉक्टर हमसे फीस लेते हैं और हमारा ट्रीटमेंट देते हैं, पर हमें कभी दिखती, मतलब सेवा वैसे दिख तो नहीं रही, पर वो दे रहा है हमें सेवा। जैसे कोई वस्तु लेते हैं तो वस्तु दिखती है कि हाँ ये चीज़ खरीद के लाए, जैसे कॉपी खरीद के लाए तो हाँ ये बुक्स खरीद के लाए हैं, जो भी है खरीद के लाए हैं, दिखती है, इसका मूल्य दिए हमने। पर सेवा ऐसे होती है कि हमने कहीं जाके आए तो वहीं से कुछ लेके कुछ नहीं आते, पर ओनली क्या, बस उसका वहन करके आए हैं हमने, ओनली उसका पैसा दे के आए हैं। ठीक है, उसमें कुछ मिलता नहीं है पर उसका पैसा जरूर दे के आए, तो वो सेवा हो जाती है। तो ये क्या होती है? सेवा प्लस मूल्य, प्राइस भी होता है। ठीक है, ये दो बात समझ में आई आपको? ठीक, आगे एक आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का संबंध धन से है। ठीक है, आर्थिक क्रिया का संबंध किससे? धन से है। धन मतलब पैसे से है, और पैसे के अंदर किसको शामिल किए जाएंगे? जिनका बाजार में क्या हो? मूल्य हो। बाजार में मूल्य हो। धन किसे मानेंगे? जिनका बाजार में क्या हो? मूल्य हो। जैसे टीचर की सर्विस बाजार में मूल्य है उसका, है ना, और जैसे डॉक्टर की सर्विस, उसका भी बाजार में मूल्य है। ठीक है, अब पेड़ के नीचे सूखे पत्ते पड़े, हम वहाँ बैठे हैं, वो सूखे पत्ते हमने ले लिए, तो उनका कोई मूल्य नहीं वैसे देखा जाए तो। एक प्रकार से हम उनको इकट्ठा करके कहीं जाके दे रहे हैं, फिर हमने सर्विस दे दी, इकट्ठा करके ला कर किसी को दिया है वो, तो फिर हमने उद्योग कर लिया एक प्रकार से, पर वैसे उसका कोई मूल्य नहीं है। पर्यावरण से ऑक्सीजन आ रही है तो उसका कोई मूल्य नहीं अभी तक, तो आने वाले टाइम उसका मूल्य आ जाएगा, धीरे धीरे पूंजीपति चलेगी जैसे जैसे।
ठीक है। तो धन किसे मानेंगे? जिसका बाजार में क्या हो? मूल्य हो। इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया किससे का संबंध किससे है? धन से है। और धन किसे मानेंगे? जिसका बाजार में क्या हो? मूल्य हो। ठीक है। ऐसे धन किसे मानेंगे? जिसका बाजार में मूल्य हो। वो क्या हो सकती है? या तो वस्तु हो सकती है, या क्या हो सकती है? सेवा हो सकती है। धन के अंदर क्या हो सकता है? वस्तु और सेवा जिनका बाजार में मूल्य हो, उसे ही क्या मानेंगे? धन मानेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। बस धन को उत्पादन कहाँ से, धन को कहाँ से उत्पन्न कर रहे हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में। धन को कहाँ से कहाँ से पैदा कर सकते हैं? एक तो हमारे पास जो धन को कैसे पैदा कर सकते हैं? एक तो पर्यावरण के जो संसाधन है, एक तो उद्योग से पैदा कर सकते हैं अपने। दूसरा, हम सेवाएं दे के हम धन कमा सकते हैं। कि धन कहाँ से कहाँ कमाया जाता है, कैसे कैसे कमाया जाता है, या कैसे कैसे उत्पन्न किया जाता है धन का। मतलब कुल मिलाकर समझाए, पैसा कैसे उत्पन्न किया जाता है, पैसे को कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ से पैसा बनता है, उसके बारे में बात है। तो इसके कितने क्षेत्र होते हैं? 5 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर। पहले 3 क्षेत्र थे, अब टर्सरी में से कुछ क्षेत्र बाहर निकाल दिए गए हैं। वो है 4th सेक्टर, और आगे आ जाता है 5th सेक्टर। मतलब ये सेक्टर क्या है? इनका मतलब क्या है? सेक्टर क्या है? चीज़ है कि कहाँ कहाँ से पैसा बनाया जाता है, पैसा बनाया जाता है, या कहाँ कहाँ से पैसा कमाया जाता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। ठीक है। पैसे का मतलब वस्तु या सेवा कहाँ कहाँ से आती है उनको। ठीक है। तो इसके अंदर आता है कृषि से जितना भी पैसा कमाया जाता है, या कृषि से जो भी सेक्टर है, कृषि का जो भी क्षेत्र है, उसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर आते हैं उद्योग एवं धंधे, जैसे दुकानें होगी और फैक्ट्री होगी। ठीक है, इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्ट आ जाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ओनली सर्विस देता है, वो हमें कोई वस्तु थोड़ी नहीं देता है। ठीक है, उससे हम उसकी सर्विस लेते हैं। जैसे टीचर आ गया, हेल्थ आ गया, मतलब डॉक्टर की सर्विस आ गई। ठीक है। और इसके अंदर क्या आ सकता है? आपके घर पे जो भी सर्वेंट काम कर रहे हैं, ड्राइवर हो गया, सर्वेंट हो गया, दूध वाला हो गया, धोबी हो गया, और हो गया, बोसे हो गए, ये सभी क्या दे रहे हैं? अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। दूध वाला तो दूध भी देता है हालांकि, पर वो एक प्रकार से देखे तो दूध तो सर्विस भी तो दे रहे हैं अपनी, कहाँ से लेके आ रहे हैं। वरना दूध तो हम तो गाँव में जाके भी ले सकते हैं, कहीं से जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहाँ से जाके ले सकते हैं, डेयरी से भी। पर वो दूध वाला में दूध देख के जाता है, उसके फिर चार्ज अलग से लेता ही है। जैसे डिलीवरी का चार्ज होता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, मतलब देता है सर्विस अपनी। इसके अलावा इसके और भी वो से बहुत बड़ा क्षेत्र है ये सेवा वाला। इसके अंदर और भी होते हैं। इंश्योरेंस हो गया अपना, जो इंश्योरेंस उसकी बैंक होगी, बैंक हमें सुविधा देता ही है, हमारा पैसा यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है। इंश्योरेंस हो गया, ये भी एक प्रकार से सर्विस है, और बहुत सी सर्विस होती है। इसके अंदर क्या आता है? रिसर्च। ठीक है। रिसर्च, किसी बीज का अपने अच्छा बीज खोज दिया अपनों तो हमने क्या किया? रिसर्च की है, और बदले में वो बीज बेचेंगे। जैसे इसके अंदर आता था बीटी कॉटन, बेल्जियम थ्रुंडिजम कॉटन का बीज आया था, बीटी कॉटन का बीज आया था, सीड्स बोलते हैं कि बीज, वो बीटी कॉटन का बीज आया था, बेल्जियम थ्रुंडिजम कॉटन, बीटी कॉटन का बीज आया था, जो कि किसके लिए आया था? व्हाइट वॉलवर्म के लिए आया था। जो शुरू में कौन सी आई थी? एक जो कपास की खेती होती है, नरमा या कपास हुआ, उसके अंदर आता था ना वाइट, सफ़ेद सुंडी बोलते हैं जिसको, वो था वाइट वॉलवर्म, जो क्या करता था? टिंडे के अंदर जाता था और उसके अंदर जाके उसको खाता है, और उसके अंदर क्या करता था? अपने मलमूत्र कर देता है, उसको मिला के उस फसल को क्या वो टिंडा खराब कर देता है, जिससे क्या कपास कॉटन बनता नहीं था। क्योंकि कॉटन उत्पन्न भी होगा तो कैसे होगा? बहुत बेकार होगा, घटिया क्वालिटी का होगा, तो फिर अच्छा नहीं बनेगा उससे कपड़ा। तो उसके लिए हमने एक बीटी कॉटन निकाला था, ये जीनोम सीक्वेंस पे आया था बीटी कॉटन, आगे देखेंगे पूरा होता है। तो बीटी कॉटन, उसके लिए हमने बीटी कॉटन का बीज बनाया। वो क्या करता था?
उसके अंदर कीड़ा उत्पन्न भी होता था ना, अगर उसको खाता था ना वो कीड़ा वहीं मर जाता था, मतलब उत्पन्न ही नहीं होता था। उस बीज के अंदर ऐसा कुछ कर दिया, जीनोम करके सीक्वेंस कर दिया कि उसके अंदर होएगा नहीं। मतलब क्या हुआ कि वो पौधा वो है ना, वो पौधा ही उसके लिए क्या हो गया, कीटनाशक का काम करने लगा ऑटोमेटिक। पौधे के अंदर ही ऐसा चीज़ डाल दी कि उसके अंदर वो कीड़ा बनेगा ही नहीं, उसके बीज के अंदर, ठीक है, उसका उत्पन्न नहीं होता। अब धीरे धीरे हमने गुलाब की सुंडी नाम सुना है पिछले दिनों में, पिंक वॉलवर्म, तो उसका भी कुछ ना कुछ शोध चल रहा है अभी तक। तो इस तरह से बीज बनाना, रिसर्च करना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि रिसर्च सेक्टर में आती है ये चीज़ें, कि कोई भी चीज़ रिसर्च करना। अब जैसे बहुत सी रिसर्च होती है, जैसे मान लो आंकड़ा, अब सरकार को कोई आंकड़ा चाहिए किसी, तो सरकार क्या करती है, कमेटी बिठाती है, रिसर्च करवाती है, उससे आंकड़ा लेती है, मतलब कि आगे कैसी योजनाएं बनानी है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती है, रिसर्च आ जाती है। जैसे भारतीय इसरो है, रिसर्च कर रही है, उससे सरकार आंकड़ा ले रही है कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सी रिसर्च करवा रही है उससे, उसके बदले में पैसा देती है सरकार, तो वहाँ से भी उनको सर्विस सेक्टर में से भी तो आता है ना पैसा। जो मान लो आप रिसर्च करके, आज आप कोई रिसर्च करके किसी को चीज़ दे रहे हो, तो बदले में आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये भी, यहाँ से भी तो पैसा कमाया जाता है, ठीक है। फिफ्थ सेक्टर, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। इनके पास क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, बस सेम यही है, सेम ये भी सर्विस देते हैं, ये भी सर्विस देते हैं, ये तीनों एक प्रकार से सर्विस सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर। इन तीन, पहले इनको एक ही सेक्टर बोला जाता, अब इनको अलग अलग कर दिया गया है, फोर्थ सेक्टर कर दिया, फिफ्थ सेक्टर कर दिया, इसी में से दो सेक्टर निकाल के अलग कर दिए हैं तृतीय में से, ठीक है। अब वापस इसमें आते हैं, कृषि के अंदर क्या क्या आता है, कृषि के अंदर आता है एग्रीकल्चर, समझ गए। और क्या आता है कृषि में, फर्स्ट सेक्टर में कृषि आ गई, और इसके अंदर क्या आता है, पशुपालन, जैसे मांस हुआ, अंडा हुआ, दूध हुआ, इनसे उत्पादित किया जाता है। कृषि से हो गया टमाटर हुआ, आलू हुआ, बीज हुआ, कनक हुई, गेहूं हुआ, चावल हुए, ये उत्पादन किया जाता है कृषि से। तो क्या इनका मूल्य तो है ही बाजार में, सभी का मूल्य होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, फिशिंग आती है, मछली पालन आता है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन हो गया। और मत्स्य पालन के बाद में इसके अंदर एक और आ जाता है, खनन एवं उत्खनन, एक में इंग्लिश में बोलते हैं इनको माइनिंग और क्वायरिंग। माइनिंग और क्वायरिंग, ठीक है। इसको माइनिंग और क्वायरिंग ये थोड़ा समझाते हैं क्या होता है। मत्स्य पालन समझ गए, मच्छी का पालन हुआ, कृषि क्षेत्र में आता है। और फॉरेस्ट्री आती है, वानिकी आती है, जैसे वानिकी मतलब लकड़ियों का उत्पादन हो गया, लकड़ियाँ उगाना। जैसे आजकल लकड़ियों को उत्पादन करने के लिए खेत में क्या किया जाते हैं, बड़े बड़े सफेदे उगाए जा रहे हैं, या टाली जिसको कहते हैं, ऐसे पेज लगाए जाते हैं जिनसे क्या उसे हमें टिम्बर मार्केट अच्छा चले, लकड़ियाँ अच्छी मिले, जैसे हमारे गेट वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनते हैं, जो भी काम चले, क्योंकि फर्नीचर भी तो लगाते हैं घर में, तो वो उनके लिए कच्चा माल कहाँ से चाहिए, वानिकी से मिलता है। मतलब वानिकी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, पेड़ पौधों से मिलेगा सारा सामान। तो इसको लगभग, इस सेक्टर के अंदर लगभग कच्चा माल होता है सारा। क्या होता है, उद्योग के लिए कच्चा माल होता है सारा, जितना भी कच्चा माल है ना वो सारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है, ठीक है। कृषि भी इसके अंदर आ गया, ये सारा कच्चा माल मतलब जो भी अपने सीमेंट बना रहे हैं, तो सीमेंट के लिए क्या करें, पत्थर पहाड़ से निकाल के लाएंगे, खनन उत्खनन करेंगे। कोयला निकाल रहे हैं दहन के लिए, तो कोयला भी यहीं से आएगा, उत्खनन से आता है। अब खनन क्या होता है और उत्खनन क्या होता है, इनको देखते हैं। देखो खनन समझते हैं पहले। खनन को क्या होता है, ये जमीन है, इसको खोदते गए अंदर जाते गए, तो ये तो हो गया खनन। फिर इसकी खुदाई कैसे कर दी हमने, हॉरिजेंटल, ये तो वर्टिकल होगी। अब क्या करती हमने, हॉरिजेंटल खुदाई शुरू कर दी, तो ये हो जाता है उत्खनन। ये तो हुआ खनन और ये हो गया उत्खनन, ठीक है। पहले ऐसे खोदना, फिर उसको तिरछा खोदना, तो उत्खनन हो जाता है। वानिकी मतलब पेड़ों से। अब तो पहले तो जंगलों से, पेड़ पौधों से ले रहे थे हम लकड़ियाँ। आजकल क्या है, लकड़ियों का खेतों के अंदर भी उत्पादन होने लग गया। लोग क्या खेतों में लगाते हैं बड़े बड़े पौधे, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनको बेचते हैं।
बेचने के बाद उनसे अच्छी लकड़ियाँ मिलती है, अच्छी लकड़ियों में अच्छा दाम मिलता है, अच्छा पैसा उत्पन्न होता है। फिर लकड़ियों को उद्योग में फैक्ट्रियों में लिया जाता है, वहाँ से फट्टे निकाले जाते हैं, या जो भी अपने फट्टे निकाले या जो भी मतलब प्लाईवुड का काम है जो भी बनाया जाता है, आगे हमारे फर्नीचर बनाए, वहीं से फर्नीचर तैयार होता है, फिर वो आगे उद्योग क्षेत्र में चलता है। तो कच्चा माल मिलता है यहाँ से सारा, कहाँ जाता है? उद्योगों के अंदर। तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आया, जहाँ से कच्चा माल मिले। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ से कच्चा माल मिले। जैसे टाइल बनानी है, टाइल्स सुना हो अपने, टाइल्स बनानी है मिट्टी में लेते हैं, तो मिट्टी कहाँ से लेते हैं? जैसे गुजरात के अंदर फैक्ट्री है टाइल्स की सारी, मोरबी के अंदर, और उसके लिए मिट्टी कहाँ से लेते हैं? बीकानेर की जाती है मिट्टी बहुत ज़्यादा, ठीक है, फेमस बीकानेर की मिट्टी से बहुत शानदार टाइल बनती है, ठीक है। कजारिया हुआ, और बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, कजारिया हुआ, जॉनसन जॉनसन है हुआ, और भी बहुत सी कंपनी है, नाम प्रतिष्ठित कंपनी है, वो सभी मिट्टी यहाँ से लेके जाती है। अब धीरे धीरे कजारिया अपना प्लांट कहाँ लगा रहे हैं? बीकानेर के अंदर लगा रहे हैं प्लांट धीरे धीरे, और भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उद्योग को उठा के यहाँ लाया जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं उद्योग गुजरात में क्यों है, मतलब मिट्टी तो यहाँ है और उद्योग वहाँ क्यों है? तो इसका कारण ये भी है कि ये हमारा भारत है, ये भारत है, और यहाँ गुजरात है, इसके पास में यहाँ पड़ता है मोरबी। यहाँ पे सारा सैनिटरी और टाइल्स का काम होता है, और यहाँ बीकानेर है ऊपर। तो मिट्टी यहाँ है, कच्चा माल यहाँ है, उद्योग यहाँ क्यों लगे, उद्योग वहाँ क्यों लगे, उद्योग यहाँ डेवलप क्यों हुए? पहली बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सी इनको सुविधा दी थी, एक या कारण तो ये हो सकता है, पर इससे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड रूट है, क्योंकि हम विदेशों में भी क्या एक्सपोर्ट करते हैं, टाइल्स को क्या करते हैं? विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे बहुत सी जगह जाता है हमारा टाइल्स, इंडिया का टाइल्स बहुत जगह जाता है, जैसे चाइना का जाता है वैसे इंडिया का ही बहुत बिकता है, ठीक है। तो बीकानेर से मिट्टी यहाँ ला के यहाँ टाइल बनाई जाती है, और यहाँ से पूरे एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो ओनली क्या है, भारत को तो फायदा होगा, पर विदेशों में टाइल बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टाइल बना के लाने में क्या खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लाए कच्चा माल लाए तो कोई दिक्कत नहीं, टाइल बेकार भी है तो यहाँ से कहीं से पहुँचाई जा सकती है। दूसरा, ये भारत का क्या मिडिल पॉइंट में भी है, ऊपर जाना भी आसान है, नीचे ले जाना भी आसान है टाइलों को, ठीक है, समझ आई बात? तो ये फैक्ट्री यहाँ ज़्यादा हुई, और यहाँ पे क्या है, पवन चक्कियाँ लगी हुई है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन है, और भी यहाँ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोरबी सक्सेस हो गया टाइल्स के अंदर। मोरबी, थानकोट, गुजरात में जो भी है आगे, इस वजह से सक्सेस हुआ। यहाँ ट्रेड रूट है इनके पास में, बीकानेर के पास ट्रेड रूट नहीं है, इसलिए थोड़ा मतलब बीकानेर में प्लांट नहीं सक्सेस हुए। अब लगा रहे हैं कजारिया का प्लांट यहाँ रहा है, ताकि ऊपर वालों को सर्विस सस्ते में टाइल नहीं दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने लगा ट्रांसपोर्ट किराया तो उनको ज़्यादा पड़ेगा, पहले यहाँ नीचे गया फिर ऊपर गया, इससे अच्छा यहीं बनाए यहीं दे दे इनको, ठीक है। ये प्लांट यहाँ लगाया जाएगा तो वो केवल इंडिया के लिए लोगों के लिए लगाया जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पार्ट्स की सुविधा बहुत ज़्यादा है, जहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है तो वहाँ पार्ट्स भी सारे मिलते होंगे मशीनों के, क्योंकि मशीन कम से कम बहुत बड़ी होती है मशीनें, ठीक। तो ये हो गया टाइल्स के बारे में ले आया मैं क्यों बताने के लिए। कच्चा माल, मैं उदाहरण तो कच्चा माल का दे रहा था, मिट्टी का, जैसे मिट्टी मिलती है, कुछ लोग कहते हैं मिट्टी की कीमत नहीं है, मिट्टी की भी बहुत कीमत है। मिट्टी से एक ये काम होता है, मिट्टी से ईंट भी बनती है, तो ईंटों का भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, खासकर लाल रंग की मिट्टी बहुत ज़्यादा फेमस है ईंटों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है उद्योग, और मिट्टी के इसके साथ मिसाल और क्या उपयोग है मिट्टी का, बताओ? मिट्टी से जितना भी खेती करनी है तो मिट्टी ही चाहिए, पत्थरों में खेती नहीं होती मिट्टी कभी भी। मिट्टी खेती कहाँ होगी, कृषि कहाँ होगी, कोई फसल की यहाँ होगी मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पत्थरों में पानी अच्छा मिल जाएगा अपने, पर मिट्टी तो चाहिए, और मिट्टी कौन लाता है? नदियाँ लाती है ज़्यादातर मिट्टियाँ, ठीक है। जहाँ मरुस्थल वगैरह है नदियाँ, वहाँ मिट्टी वहाँ से आती है, और भी बहुत से यूज है मिट्टी के, मैं तो मिट्टी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मतलब इस प्रकृति का कोई भी सोर्स हमारे लिए काम का है। उद्योग बस बता ही दिया कि फैक्ट्रियाँ लगाना, दुकानों में बेचना, लाके फैक्ट्रियों में माल तैयार करना, फिर उनको लाके दुकानों में बेचना, ये सब क्या है? उद्योग धंधे हैं, इनको उद्योग कहते हैं। उद्योग तो ये हो गया जो फैक्ट्रियाँ लगाए थे, धंधे क्या हो गए? जो दुकानें खोले बैठे उनको धंधे बोल देते हैं, ठीक है। और जो दुकान खोल के बैठे उसको बिजनेसमैन नहीं बोल सकते, वो तो एक छोटा सा बस ठीक है काम चला रहा है,
बिजनेस तो वो होता है जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें उद्योग में क्या कच्चा माल लेके किसी सामान को बनाया जाता है, उसे बोला जाता है बिजनेस। व्यवसाय हकीकत में वो होता है, या जहाँ सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है वो भी बिजनेस होता है। ठीक है, आगे इसमें भी देखते हैं। ठीक है, जिसकी बहुत सी ब्रांच हो, जहाँ पे क्या है किसी भी डिपेंड ना हो, सारा काम मजदूर करते हो और वो आगे बनाते हो। ठीक है, तो ये हो गया उद्योग। और टर्सरी सेक्टर में बता ही दिया, जो कहाँ से पैसा कमाया जाता है, केवल सेवाओं से पैसा कमाया जाए, सेवाएं दे के पैसा कमाया जाए। जो पैसा उद्योगों से कमाया जाए वो द्वितीय क्षेत्र है, जो पैसा कच्चे माल से कमाया जाए वो प्राथमिक क्षेत्र है, और जो पैसा तृतीय क्षेत्र में कमाया जाता है वो तृतीय सेक्टर है, और जो पैसा चौथे सेक्टर से कमाया जाता है वो फोर्थ सेक्टर है, और जो पैसा फिफ्थ सेक्टर से कमाया जाता है वो फिफ्थ सेक्टर है। ठीक है, जो इनसे कमाया जाए पैसा वो फिफ्थ सेक्टर है। तो समझ आए कि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर होते हैं, क्षेत्र कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक कच्चा माल देने के लिए, द्वितीयक कच्चे माल को तैयार करने के लिए, तृतीयक सेवाएं देने वाला, चौथा भी सेवाएं देने वाला, पांचवा भी सेवा देने वाले। बस इनके सेवाओं के स्तर अलग अलग हैं। इन सेवाओं, जिन सेवाओं से पैसा कमाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? तृतीय, फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर बोलते हैं। और प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर क्या बोलते हैं? उद्योगों से पैसा कमाया जाए तो द्वितीय सेक्टर, और कच्चे माल से पैसा कमाया जाए तो प्राथमिक सेक्टर अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक तो मैंने मिट्टी का उदाहरण दे ही दिया, मिट्टी आता है, टाइल बनाई जाती है, बिजनेस में पैक करके वहाँ बेची जाती है। ठीक है, और कोयला, कोयला निकाला जाता है खनन के द्वारा, बाद में क्या जाता है, बड़े बड़े पत्थर निकले उनको तोड़ा फिर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, ये भी एक कच्चा माल दे रहा है, ईंधन का दे रहा है काम। तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है खनन के द्वारा, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ से उसकी क्या होती है, रिफाइनरी होती है, उसको अलग अलग करके करते हैं। सरसों व सीड, मतलब सरसों क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, उसको भी क्या किया जाता है, मतलब खेत उद्योग में लाया जाता है, उसका तेल निकाला जाता है, जो में खाद्यान्न में खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उससे क्या बनाई जाती है, खल बनाई जाती है, जो भी है पशुओं को चारा बनाने के लिए काम में ली जाती है उसका। और उससे जो और भी उससे वेस्ट जो निकल जाए, जो मतलब और निकलता है, उससे लकड़ियाँ भी तैयार की जाती है। आजकल नई टेक्निक आ गई है, जो चावल होता है ना, चावल, उसका धान होता है, चावल सीधा खेतों में नहीं होता, धान होता है उसका, धान की खेती बोलते हैं इसको। ठीक है, चावल की खेती कभी नहीं बोलना चाहिए, धान की खेती होती है। धान को निकाला जाता है, फैक्ट्रियों में ले आया जाता है, फैक्ट्री में क्या किया जाता है, उसको धान को निकाला जाता है, उसका भूसा निकलता है अलग, उसका भूसा अलग निकलता है, और जो चावल फिर वहीं से चावल निकलता है उनका न्यू, उसमें से चावल के अलग अलग कैटेगरी अलग अलग उसको बेचा जाता है चावल को। ठीक है, ऐसे ही गन्ना, गन्ना खेत से लाया गया, गन्ना खेत से लाए गए, और खेत से लाके क्या किया, चीनी बनाएगी उसकी, फिर चीनी को कहाँ बेचा, उद्योग। ये काम कहाँ होता है, उद्योग में काम होता है। कच्चा माल कौन है, गन्ना, धान क्या कच्चा माल, और तैयार माल क्या हो जाएगा, चावल। ये क्या, ये कहाँ तैयार किया जाता है, उद्योग में, मतलब फैक्ट्री में, कारखानों में तैयार किया, उद्योग द्वितीय सेक्टर में आ जाते हैं। चीनी द्वितीय सेक्टर में, चावल द्वितीय सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में कौन सा, धान है। और इसका जो भूसा निकलता है ना, ऐसे सरसों में निकलता है। सरसों क्या करते हैं, जब खेती करते हैं, उसका जो उसको बोलते हैं लकड़ी निकलती है टाइप, तो उनको भी लाया जाता है। इन भूसों को आजकल लकड़ी बनाने लग गए, इनसे इनको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, 2.5 रुपये किलो खरीदी जाती है इनको लकड़ी को। ठीक है, और लगभग इनकी लकड़ी तैयार की जाती है बहुत अच्छी क्वालिटी की, और इनको 8 रुपये किलो के 8 रुपये या 5 रुपये किलो के हिसाब से बेची जाती है। ठीक है, ये भी आजकल इसका भी प्लांट चलने लग गया। इसका प्लांट महंगा बहुत लगता है, 3 करोड़ के आसपास इसका प्लांट लग रहा है। अगर किसी को व्यापार करना है तो ये भी बहुत अच्छा साधन है, पर मनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो और भी बहुत से साधन है आजकल, पैसे कमाने के बहुत से तरीके आगे, बस पैसा ही चाहिए, पैसे बनाने के लिए पैसा ही चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सारा समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझ में आ गए, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इन चारों कौन सा कहेंगे, सर्विस सेक्टर, इनको कौन सा कहेंगे, उद्योग सेक्टर, और इनको क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्र या कच्चा माल का क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय में वो तृतीय मान लो सारे। ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो ये हुए इसके क्षेत्र। ठीक है, अब इन क्षेत्र के आधार पे हम व्यवस्था देखते हैं अलग अलग कैसी होती है। ठीक है, इन क्षेत्र के आधार पे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखते हैं कितनी प्रकार की होती है। पहली होती है विकसित अर्थव्यवस्था।
विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी होगी? विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा होगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित नहीं, अल्पशील होगा, यहाँ डाउट था थोड़ा सा। अल्पशील, ठीक है, अल्प विकसित नहीं, अल्पशील। देखते हैं। सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था इसको माना जाता है। इसमें रोजगार बहुत मिलता है, पर ये कमजोरी होती है एक प्रकार से। इससे पैसा उत्पन्न होता है, और सबसे लो लेवल की अर्थव्यवस्था ये होती है। पैसे की सबसे घटिया व्यवस्था ये, मतलब घटिया क्या, मतलब कमजोर लेवल की व्यवस्था है। पुराने टाइम में यही चलती थी सभी जगह, ठीक है। ये कौन सी होती है? देखते हैं। जीडीपी में पहले बताता हूँ। जीडीपी क्या होता है? पूरे देश का पैसा कितना बना है पूरे देश में एक साल में, उसको जीडीपी बोलते हैं। मोटा मोटा एक बार मान के चलो, जीडीपी का मतलब क्या है? पूरे देश ने कितना प्रोडक्शन किया है या कितना पैसा बनाया है पूरे देश ने, ठीक है। आगे इसके ऊपर हम डिटेल से देखेंगे। एक बार मोटा मोटा मान लो, जीडीपी क्या होती है? पूरे देश ने मिलके हर सेक्टर को मिला लो, कृषि सबको मिला के, कृषि मिला, प्रथम सेक्टर मिला लो, द्वितीय मिला लो, तीसरा सेक्टर मिला लो, सभी सेक्टर को मिला के पूरे देश ने कितना पैसा कमाया है या कितना पैसा उत्पन्न किया है पूरे देश ने। पैसा उत्पन्न करने में ये नहीं फैक्ट्री में कागज डाला और उस पर नोट छाप दिया, वो वाला पैसा नहीं कह रहा हूँ। पैसा ये कह रहा हूँ जो पैसा बनता है असल में, कि पूरे देश ने पैसा कैसे बनाया है, कितना पैसा बनाया पूरे देश के अंदर, उसे बोलते हैं जीडीपी। एक बार से मान के चलो, आगे इसके ऊपर डिटेल करेंगे, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था, एक सेकेंड आता है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो हम देख रहे थे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्पशील अर्थव्यवस्था। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? विकसित मतलब जीडीपी। अभी मैंने बताया कि पूरे देश में जितना पैसा उत्पन्न किया उसे क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, प्रोडक्शन किया है। जिसकी जीडीपी किस पे निर्भर हो, या अर्थव्यवस्था, या जीडीपी बोल लो या अर्थव्यवस्था होगी, किस पे निर्भर हो? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पर निर्भर हो, ठीक है। और अर्थव्यवस्था इस पे निर्भर हो, और जनता किस पे निर्भर हो? जनता भी इस पे निर्भर हो सारी। अधिकांश जनता है जो देश की, अधिकांश जनता लगभग अधिकांश जनता भी किस पे निर्भर हो? इन क्षेत्रों पे निर्भर हो, यहाँ से पैसा लेती कमाती हो। मतलब देश की प्रोडक्शन, देश में पैसा सारा कहाँ से कमाई हो रही है? देश को, पूरे देश की कमाई कहाँ से हो रही है? द्वितीय क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र से कमाई हो रही है। और देश के जो जनता पैसा कमा रही है, देश के जो जनता को पैसा मिल रहा है या कमाई हो रही है, देश की जनता को जो इनकम हो रही है वो कहाँ से हो रही है? वो भी द्वितीय क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र से कमाई हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा? देखो तीसरा क्षेत्र कितना बढ़िया क्षेत्र है, ना हींग लगे ना फिटकड़ी, बहुत अच्छा रंग चढ़े चोखा। ये हमारे राजस्थानी में कहावत है। तो बहुत अच्छे काम है कि तीसरे क्षेत्र का सबसे अच्छा काम है कि इसमें कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ सेवाएं देनी होती है। तो कुछ भी ना लगे तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना। द्वितीय क्षेत्र में क्या लगता है? कच्चा माल मिल जाए तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कहाँ गन्ना मतलब बहुत एक, अगर चीनी को कंपेयर में देखें तो गन्ना बहुत सस्ता है और चीनी बहुत महंगी हो जाती है। उद्योग मिल गया, ठीक है। तो उद्योग से जो कच्चे माल से जब माल बन के आता है तो वो महंगा हो जाता है। कॉटन का रेट वैसे सस्ता होता है और उसी से जब कपड़ा बनाया लिया जाता है तो वो महंगा हो जाता है। तो उद्योग हो गया। तो यहाँ ये चीज़ मजबूत होंगी तो वो अर्थव्यवस्था मजबूत तो ही होगी। पर जनता भी किस पे निर्भर हो जाए? इन पे निर्भर हो,
इन पे ना जनता ऐसा ना हो कि प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर करती हो, जिन जनता को रोजगार काम मिल रहा हो, प्रथम क्षेत्र से कमाई हो। जनता कृषि क्षेत्र से, कच्चे माल से तो पैसा कमा रही है, पर देश की जीडीपी में कौन आ रहा है, यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये मानता हूँ, मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लो देश के 100 व्यक्ति हैं, किसी देश में 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में से क्या किया, और 100 व्यक्ति है और देश ने कितने रुपए कमाए, मान लो पूरे साल में 10 रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो ये 10 रुपए कमाई कहां से हो रही है, इन 100 व्यक्तियों से ही हो रही है। ठीक है, समझाइए बस। पर 100 व्यक्तियों में से क्या कर रहे हैं, 2 व्यक्ति तो कमा रहे हैं, 2 व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, 80 रुपये, 8 रुपये। 2 व्यक्ति कितने कमा रहे हैं, 2 व्यक्ति तो कमा रहे हैं 8 रुपये, और 98 व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, 2 रुपये। और कौन से सेक्टर से कमा रहे हैं, कृषि क्षेत्र से। तो ऑब्वियसली बात है, ये कमजोर सेक्टर है, इससे पैसा कम बनता है और इससे पैसा ज़्यादा बनता है। तो ऐसा क्षेत्र क्या होगा, बढ़िया नहीं माना जाएगा। ये क्या हो, उल्टा हो जाए तो बढ़िया है कि 98 लोग मिलके क्या बना रहे हैं, 8 रुपये बना रहे हैं, 2 रुपये कमा रहे, या 98 के बजाय आप 90% लोग ये ले लो, 10% लोग यहाँ ले लो, तो सभी के पास पैसा अच्छा इनकम होगी। कि जनता निर्भर भी किस पे है, जिस सेक्टर से देश की जीडीपी बढ़ रही है उसी सेक्टर पे अगर देश की जनता निर्भर है, और वो भी सेक्टर कौन से, मजबूत वाले सेक्टर। मजबूत वाले सेक्टर कौन से होते हैं, द्वितीय और तीसरे सेक्टर मजबूत वाले सेक्टर होते हैं। अगर इन्हीं सेक्टर से जनता पैसा कमा रही है और इन्हीं पे निर्भर है जनता, तो वो देश क्या होता है, विकसित होता है, और यहाँ के लोगों का जीवन बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोगों को क्या होता है, जीवन अच्छा होगा। जो अपनी चीज मानते हैं, अपने जिसको आदर्श जीवन मानते हैं, ये इनके लिए गरीबी का जीवन होता है, और इनके लिए आदर्श जीवन कुछ और ही होगा। मतलब इनके लिए वो भोगवती लाइफ अलग हो जाती है इनके लिए। ठीक है, अब विकासशील अर्थव्यवस्था में देखो, जिस देश की जीडीपी किस पे निर्भर हो, द्वितीय और तृतीय सेक्टर पे निर्भर है, पर देश की जनता किस पे निर्भर है, प्रथम सेक्टर पे निर्भर है। ठीक है, देश को ज्यादा कमाई कौन दे रहा है, उद्योग और सेवा क्षेत्र कमाई दे रहा है, पर देश की जनता किस पे निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर है अभी भी। तो ऐसा क्या होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, ये नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जनता किस पे निर्भर होगी ज्यादा, अधिकांश जनता, सारी जनता नहीं कह रहा हूं, अधिकांश जनता। ये यहाँ पे मैंने बोला अधिकांश जनता इन पे निर्भर है और इन पे निर्भर है, और फर्स्ट सेक्टर इसके अंदर का कोई काम ही नहीं है, फर्स्ट सेक्टर इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, सारा किस पे निर्भर है, जनता। देश की अर्थव्यवस्था ही कहाँ से मजबूत हो रही है, देश को पैसा कमाई कहाँ से हो रही है, प्रथम सेक्टर से, और द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर से कमाई हो रही है, क्योंकि मजबूत वाले सेक्टर हैं, और इनकी जनता भी इन पे निर्भर है। तो ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे होंगे, जैसे बाणी हो गए, सभी उद्योगपति है, कोई कुछ भी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी है, अलग अलग पदों पे है सारे, किसी पास फैक्ट्री है, कुछ मतलब सभी बड़े बड़े लेवल पे कमाई कर रहे हैं। कोई मजदूर भी है तो बड़े लेवल का मजदूर है, छोटे लेवल का मजदूर नहीं है इनके पास। तो इनका सेक्टर ऑटोमेटिक क्या मजबूत सेक्टर में है ये। और जबकि कमजोर सेक्टर कौन सा, फर्स्ट सेक्टर क्या कमजोर है। अब जनता किस पे निर्भर होगी, फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर होगी अधिकांश जनता, और कमाई किन से हो रही है, बड़े वाले सेक्टर से हो रही है। इन पे क्या है, इनमें कम जनता क्या कम है, इनमें जनता कम है, तो जनता क्या हुई, अधिकांश जनता क्या होगी, गरीब रह गई। अधिकांश जनता कैसी रहेगी, गरीब रहेगी, अधिकांश जनता गरीब रहेगी, तो इनका जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा। हालांकि मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर है कौन से सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर से इतना कमाई नहीं होता जितना द्वितीय और तृतीय सेक्टर से कमाई होता है, जितना उद्योग और सेवाओं से कमाई होती है। ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ। इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में फर्क क्या है। देखो, इस देश की जीडीपी किस पे निर्भर है, द्वितीय और तृतीय निर्भर है, पर इस देश की भी जीडीपी किस पे निर्भर है, द्वितीय और तृतीय पे निर्भर है ज्यादातर। इसमें उद्योग धंधे अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, पर देश की जनता किस पे निर्भर है, प्रथम सेक्टर में निर्भर है। कि मतलब अगर ये जनता भी इस पे निर्भर हो जाए ना, सभी लोग मतलब व्यापार मतलब सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सभी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ डाल के बैठे हो, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी उनकी भी तनख्वाह बहुत आई तनख्वाह हो, उनका जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा, है ना। अब वही क्या है कि खेत में काम कर रहे हैं, अब खेत का इतना बड़ा सेक्टर नहीं होता, मतलब खेती का इतना बड़ा सेक्टर नहीं दे रही, इतना बड़ा पैसा नहीं कमा के दे रही जितना उद्योग कमा के दे रहा है।
उद्योग और सर्विस। सर्विस सेक्टर में तो कुछ लगता ही नहीं, कच्चा माल ही नहीं चाहिए, बस सेवाएं तो देनी है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लगता। इसमें सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च जो भी यही लगता है, इसमें थोड़ा दिमाग, अपने दिमाग से ही कदम काम करना है, इसमें कुछ लेके तो नहीं आना। जबकि उद्योग में तो फिर भी कच्चा माल लेना पड़ता है। सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छा आसान सेक्टर है ना। सर्विस सेक्टर तो बहुत आसान सेक्टर है, बस सर्विस ही देनी है अपनी। तो सर्विस ना, मतलब किसी कुछ भी नहीं लेना, ना हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चढ़े चोखा। तो यहाँ से आती है बात थर्ड सेक्टर से कि सर्विस दो अपनी, ठीक है। सर्विस देंगे उसमें कमाई ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी ना उगाना ना करना। जबकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत कम है। तो जनता क्या होगी, गरीब रहेगी इसमें। ऐसी बात नहीं है जनता काम नहीं कर रही, काम तो कर रही है, पर जनता को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो पैसा नहीं मिलेगा तो जनता कैसे रहेगी, गरीब रहेगी अधिकांश जनता। ऐसे में क्या होगी, भूखमरी वगैरह ऐसी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अल्पविकसित सत्ता क्या होते हैं कि देश की जनता क्या होगी, इनका तो नाम ही नहीं है, यहाँ पे तो उद्योग धंधे तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन से क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र पे जनता काम कर रही है, और प्रथम क्षेत्र यहाँ पे लगा पड़ा है। मतलब अभी भी ये कृषि पे निर्भर है। तीसरा क्षेत्र किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है ओनली, कच्चे माल पे निर्भर है। ये कच्चा माल ही दे रहे हैं अभी भी, पक्का वो माल तो बना ही नहीं रहे। और कमाई कौन से सेक्टर से होती है, द्वितीय तीसरे सेक्टर से होती है। और जनता किस पे निर्भर है, अब देश ही प्रथम सेक्टर पे निर्भर हो गया तो देश तो कमजोर होने उन्हें, देश से कमजोर हो गया और जनता तो गरीब है ही, ठीक है। इसमें क्या है, देश निर्भर किन पे हो गया, देश तो मजबूत है, देश कमजोर नहीं है इनमें। प्रथम और तीसरे पे निर्भर है जन देश, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जैसे इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी बैठे हैं, अडानी बैठा है, रतन टाटा हाल ही में चले गए हैं, वो भी बैठे हैं। वो भी उनका वैसे टाटा ग्रुप बड़ा है, और भी बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। सुनील शेट्टी नंबर 2 पे अंबानी है लगभग इंडिया का। और भी बहुत से बड़े बड़े लोग व्यापारी हैं यहाँ पे। लगभग 20% जनता क्या बहुत अमीर है। कभी भी देश पे संकट आएगा तो ये बड़े लोग व्यापारी कभी देश पे संकट आने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि देश के सरकार के साथ अगर ये खड़े हुए तो देश किसी की हिम्मत नहीं है। तभी तो हमारे बनियों का भी महत्व होता है देश के अंदर। बनियों का महत्व इसलिए होता है क्योंकि कभी भी देश पे संकट आएंगे तो ये देश के साथ हो जाएंगे। उससे देश पूरा विश्व डरता भी है। अंबानी से कौन, मतलब अंबानी पूरे विश्व में छाप रखता है अपनी, रखता ही है, क्योंकि वो कौन से सेक्टर में, वो इस सेक्टर में है, ठीक है। अगर वो इस सेक्टर में होता तो क्या अंबानी से उतना बड़ा होता, नहीं होता, क्योंकि इससे पैसा नहीं बनता। इससे पैसा बनता है इन सेक्टर से। हमारा देश मजबूत है, कोई डाउट नहीं है, देश मजबूत होता है। देश मजबूत मतलब देश तो निर्भर किस पे, द्वितीय तृतीय सेक्टर में निर्भर है, पर जनता मजबूत नहीं है, जनता गरीब है। जनता मजबूत कब बनेगी, जब जनता भी बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करे, उद्योग धंधे करे, सर्विस सेक्टर में जाए, मतलब प्राथमिक सेक्टर में तो रहे, इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में जाए, ठीक है। और इस देश का तो कहना है क्या, ये इसमें तो आ जाते हैं अमेरिका, यूएसए आ गया, ब्रिटेन आ गया, ठीक है। अब तो चीन भी इसके अंदर आने लग गया धीरे धीरे। हालांकि चीन अभी भी इसमें, एक बार चीन इनडायरेक्टली देखा जाए तो चीन यहीं पे ही है। कहने बोलने का मतलब ये है कि चीन यहाँ है, चीन यहीं पे ही है, और भारत यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से, नाइजर, चाड, सूडान, जो देश दक्षिण अफ्रीका के जो देश है, श्रीलंका भी एक बार वहाँ चला गया था, पर अब श्रीलंका ठीक हो गया लगभग। क्यों हो गया, क्योंकि 2000 कोरोना काल में उसके थर्ड सेक्टर कमज़ोर हुआ था, सर्विस सेक्टर बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि पर्यटन उद्योग इसमें आता है, पर्यटन उद्योग इसके अंदर आता है। पर्यटन उद्योग कमज़ोर पड़ गया था उसका एक बार, और उसने क्या किया, खेती को ऐसा कर दिया था कि सारा क्या कहता मतलब ऑर्गेनिक खेती करना चाहा उसने। ऑर्गेनिक खेती नहीं करने की वजह से उसने खेती बैन कर दी थी, उर्वरक वाली खेती, तो उसकी वजह से उसके पास और गरीबी आ गई थी उस समय। ऊपर से कोरोना की वजह से उनका पर्यटन उद्योग नहीं चला, जिसकी वजह से वो गरीब हुआ था। अब तो ठीक हो गया वापस उसका सेक्टर, अब चलने लग गया, श्रीलंका वापस आ गया लाइन पे। पर एक बार कमज़ोर बहुत हुआ था श्रीलंका। पाकिस्तान भी लगभग अब ठीक हो रहा है, पहले उधर था पहले तो इधर भी आ रहा था धीरे धीरे पाकिस्तान, फिर इधर आया, फिर इधर आया, अब पाकिस्तान वापस इधर, अब इधर है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान कहाँ है, इधर है। इनके भी उद्योग धंधे तकड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, ठीक है। तो समझ में आया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी विकसित देश फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सभी क्या बनियों के देश है। बनियों मतलब व्यापारियों के देश है। बनिया कहने मतलब ये है कि पूंजीपति बहुत बड़े बानिए हुए हैं, जिनके पास उद्योग धंधे हैं बहुत तगड़े, ये उद्योग धंधों पर विश्वास रखते हैं, और सर्विस सेक्टर पे काम आते हैं पैसा, खुद का ही काम है इनका भी, ये किसी से नौकरी नहीं मांगते। अगर इनको नौकरी लेनी भी पड़े
अगर ये नौकरी लेनी भी पड़े तो इनकी नौकरियों की तनख्वाहें बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इनका जीवन स्तर भी ऊपर होता है, क्योंकि इनके पास कौन सा सेक्टर है, द्वितीय और तृतीय सेक्टर है, जो कि मजबूत सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। हमारे पास इंडिया के पास, भारत के पास कौन कौन सेक्टर है, द्वितीय और तीसरे सेक्टर हैं, पर जनता किस पर निर्भर है, अभी भी फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर है। जिस दिन जनता भी इधर आ जाएगी ना निर्भर, तब तक हम उस दिन हम इधर आ जाएंगे, फिर हमारा जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा। क्यों, हमारे पास भी अच्छे अच्छे हर आदमी के पास अच्छा बिजनेस होगा, हर आदमी कहीं अगर वर्कर भी कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी हाई है, तो हाई सैलरी होगा, हाई सिस्टम होगा, तो पैसा हाई होगा, हाई तनख्वाह होगी, तनख्वाह हाई होगी तो जीवन स्तर ऑटोमेटिक सही होएगा। पर जब फर्स्ट सेक्टर में करेंगे तो ये मजबूत सेक्टर नहीं है, इसमें पैसा इतना बनाया नहीं जाता, जिसकी वजह से कमजोर, जिसकी वजह से जनता कमजोर रहती है। अधिकांश जनता क्या इसी वजह से गरीब है कि जनता फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर है हमारी भी। तो समझ में है कि भारत विकासशील कैसे है और ये कैसे विकसित देश में आते हैं। विकसित देश में कैसे आए यूएसए वगैरह, क्योंकि इनकी जीडीपी थर्ड सेक्टर और सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर पर निर्भर है, और इनकी जीडीपी थर्ड सेक्टर और फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर है, पर जनता किस पर निर्भर है, थर्ड सेक्टर पर निर्भर है। और गरीब देश जो अल्पशील अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से होते हैं, जो पूर्णतः जिनकी जीडीपी भी किन पर निर्भर है, फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर, और जनता भी किस पर निर्भर है, फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर है। तो इसलिए जो देश फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर होगा वो देश कमजोर होगा, ठीक है, जिसकी जनता, ठीक है, और जीडीपी भी जिसकी निर्भर होगी फर्स्ट सेक्टर पे, वो कमजोर देश होगा। समझ में है। अब यहां देखते हैं भारत की जनता किस पे निर्भर है, अधिकांश फर्स्ट सेक्टर पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ क्या होने लगी, खेती के साथ अन्याय होने लग गया। कैसे, हमें अनाज कितना उगाना पड़ता है, जितनी भूमि की क्षमता नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा अनाज उगाने की क्षमता देते हैं। मान लो भूमि की उपजाऊ क्षमता कितनी है, भूमि कितना अनाज उगा सकती है, 5 किलो अनाज उगा सकती है मान लो, या 5 कुंटल अनाज उगा सकती है। भूमि कितना अनाज उगा सकती है, 5 कुंटल अनाज। पर हम इसमें कीटनाशक उर्वरक इतना डालते हैं, कीटनाशक उर्वरक इतना ही उपयोग करना चाहिए कि 5 कुंटल से आप 8 कुंटल ले लो मैक्सिमम, इतना ही जरूरी है, इतना ही कीटनाशक डालो उसके अंदर, इससे ज़्यादा कीटनाशक डालो। पर हमारे फार्मर इतने मतलब उनका कमजोर इतनी है कि उनकी ऑलरेडी बहुत कर्जे होते हैं, ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों दबे हुए हैं, क्योंकि निर्भर किस पे है, निर्भर ही जब वो व्यापारी उनका यही है कृषि, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा 5 कुंटल के बजाय मुझे 20 कुंटल मिले, कितना मिले, 20 कुंटल मिले। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि कीटनाशक पेस्टिसाइड ज़्यादा डालेगा, कीटनाशक और पेस्टिसाइड ज़्यादा डालेगा, क्या होगा, जिससे क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, पर्यावरण के लिए खतरनाक है ये चीज़, कि वो ज़्यादा कीटनाशक और केमिकल का उपयोग करना पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, और जिससे जो फसलें उत्पन्न होंगी वो फसलें भी मनुष्य खाएगा तो वो भी क्या है, प्रदूषित है, वो फसलें भी क्या होगी, प्रदूषित होगी। क्यों, इतना इतना कीटनाशक डाला है, हद से ज़्यादा हो गया ये, और जितना ज़्यादा कीटनाशक डाला गया ऐसे ज़्यादा हो गया, तो इससे जो फसल आएगी, मान लो उसने 20 कुंटल उगा भी लिया, तो वो भी बेचारा क्या करे, उसका भी तो कम मजबूरी है कि उसको 20 कुंटल उगाएगा तभी तो उसको कुछ मिलेगा पैसा, क्योंकि उसके पास बिजनेस तो है नहीं, कोई दूसरा सेक्टर तो है नहीं कमाई का, सही सेक्टर उसका कमाई का पहला सेक्टर पे निर्भर है ही वो खेत पे निर्भर। तो अधिकतर कृषि खेत में क्या करेगा, कीटनाशक उर्वरक डालेगा, जैसे फसल उगेगी और जैसे क्या होगी, बीमारियाँ होगी, बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, जिससे देश में क्या होगा, बीमारियों का भी देश बन जाता है। यहाँ पे ये देश कौन सा बन जाता है, बीमारियों का देश भी बन जाता है, ठीक है। इसकी वजह से बन जाता है क्योंकि यहाँ की जनता किस पर निर्भर है, प्रथम सेक्टर में निर्भर है। इसी तरह से क्या करेगा कि मान लो मछली पकड़ने वाला है, अब उसके पास उद्योग होता तो 2 मछली पकड़ता अपना काम चला लेता, मान लो फूड के रूप में ले रहा है, पर उसको बेचनी है मछली पकड़ के, तो वो क्या करेगा, कितनी पकड़ेगा मछली, बहुत ज़्यादा पकड़ेगा, हद कर देगा। बिजनेस के लिए खेती करेंगे, अब बिजनेस के लिए खेती करेंगे तो क्या होगा, तो भूमि को नुकसान होगा ही होगा, और पर्यावरण को तो नुकसान है ही। खेती अत्यधिक खेती करना क्या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, पर इनकी मजबूरी है, ये कर इनके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है, ये निर्भर इन पे है, इन पे निर्भर ही नहीं है। अगर इनके पास थोड़ा बहुत ही काम धंधा इधर वाला होता है और कोई फैक्ट्री होती तो इतने खेत उगाते, 8 कुंटल गेहूँ उगाया और उसका अपना फैक्ट्री लगाया और उसमें आटा सप्लाई किया, लोगों को बेचा, ठीक है। पर इनके पास क्या उद्योग है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, 20 कुंटल निकाल के बानियों को बेचेंगे, वो बानिया से आगे कीमत बढ़ाएगा, ठीक है। समझ आएगी बात कि खेती क्यों की जाती है ज़्यादातर। अब
कि खेती किस लिए हो रही है, खान पान के लिए खेती ना होकर किसके लिए हो रही है, बिजनेस के रूप में खेती हो रही है, जो कि पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि जिसके अंदर पेस्टेज और ज़्यादा डाला जाता है और बीमारियां ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हालांकि अब आने वाले टाइम में रिसर्च सेक्टर काम कर रहा है इन पे, सरसों का अच्छा बीज बना रहा है जिसमें क्या कोलेस्ट्रॉल कम हो, और भी जीनोम सीक्वेंसी का यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे बीज बनाए जा रहे हैं ताकि क्या हो, इंसान कम बीमार हो। फिर भी इनमें पराली की समस्या अभी भी हाल ही में चल रहा है, पराली जलाते हैं लास्ट में। अब पराली क्या है, अगर उसको वापस क्रॉपिंग की जाए तो उसका प्रोसेस महंगा पड़ता है किसान को, तो वो क्या करता है, 20 रुपये का तेल फूंका, आग लगाई, काम, पूरी पराली खत्म। उस पराली को उसने तो 20 रुपये में ख़त्म कर दी, ठीक है, पर वो पर्यावरण के लिए कितना महंगा हो गया, पर्यावरण के लिए वो 20 लाख से भी कम नहीं हो, इतना नुकसान चला गया पर्यावरण को। क्यों, पर्यावरण का नुकसानदायक है, 20 लाख मतलब पर्यावरण में जाएगी तो पर्यावरण को प्रदूषित करेगी, प्रदूषण लोगों को बीमार करेगी, लोग बीमार होंगे तो कितना नुकसान होगा लोगों का, जीडीपी ऑटोमेटिक कमजोर होगी, लोग पैसा ही नहीं कमाएंगे, बीमार होकर पड़े रहेंगे, तो पैसा कहाँ से कमाई होगी फिर। हर घर कैसे खुशहाल रहेगा, बिना बीमारी होगी खुश रहेगा। अब बीमारियाँ इतनी इतनी हो जाएंगी तो फिर वो कैसे खुश रहेगा। तो ये पराली की समस्या भी तो आ रही है आने वाले टाइम में, ठीक है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रही है, पर अब पराली को जला दे, उसको क्या करे, पता ही नहीं चलता कब लगा दिया है, और इतने बड़े लेवल पर कैसे इसको रोका जाए। ठीक है, इसके लिए इलाज एक यही है कि जो प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर लोग हैं ना, इनको शिक्षित करो या जैसे मर्जी पढ़ाओ लिखाओ करो, और इनको कहाँ डालो, द्वितीय और तृतीय सेक्टर में डालो, ताकि ये इस सेक्टर पर निर्भर कम हो। इस सेक्टर पर निर्भर कम होंगे तो कृषि थोड़ी कम होएगी, मतलब कृषि वैसे कम हो जाएगी, मतलब उर्वरक वाली कीटनाशक वाली की खेती कम हो जाएगी, जिससे क्या पर्यावरण साफ रहेगा और भोजन लोगों सभी को अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने और भी चीज़ें जोड़ दी, पर्यावरण से रिलेटेड, थोड़ा जीवन से रिलेटेड और चीज़ें जोड़ दी, पर कुल मिला के मेरा यहाँ उद्देश्य यह था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्पशील अर्थव्यवस्था समझाना। ठीक है, तो ये अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो जनता द्वितीय और तीसरे सेक्टर पर निर्भर हो, मतलब उद्योग और सर्विस सेक्टर पर निर्भर है, तो वो देश बहुत अमीर है। जब देश क्या किस पे निर्भर हो, उद्योग और धंधे पे निर्भर हो, पर उसकी जनता किस पे निर्भर हो जाए, प्रथम सेक्टर पर निर्भर हो जाए, तो वो देश मजबूत तो है पर अभी विकासशील में है, अभी विकसित नहीं हुआ अभी तक। ये अल्पशील जिसकी प्रथम सेक्टर पर निर्भर है, जीडीपी फर्स्ट निर्भर है, और जनता भी इस पर निर्भर है। यहाँ पे तो पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा होगा और भूखमरी भी ज़्यादा होगी, और ये देश भी कमज़ोर होगा, इस पर कोई भी कब्जा कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये हुए अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर वर्गीकरण। कल देखेंगे मतलब समाज के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है, पूंजीपति और वाणियों का देश, वैसे देखेंगे कल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।